हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस। और आज से हम एम्स सीआरई नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य, असिस्टेंट कमिश्नर तथा भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग में एसएएस तथा केंद्र सरकार के अन्य विभागों में एफआरएसआर विषय से संबंधित विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए एक नया सीरीज लेकर आ रहे हैं। इस सीरीज में हम सर्विस रूल और फाइनेंशियल रूल्स से संबंधित स्वामी प्रकाशन का जो ये क्वेश्चन बैंक है ऑब्जेक्टिव वाला, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये टोटल 15 टॉपिक्स हैं जिस पे हम लोगों को इसमें एमसीक्यू दिया हुआ है और इस टॉपिक को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला टॉपिक है चिल्ड्रंस एजुकेशन असिस्टेंस। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनको बच्चों के पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से एक असिस्टेंस दिया जाता है। चिल्ड्रन अलाउंस भी सुनते होंगे या चिल्ड्रन एजुकेशनल असिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित क्वेश्चंस पहले हम लोग करते हैं। कहते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट फिक्स्ड फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशनल असिस्टेंस। तो 2250 रुपये जो है वो चिल्ड्रन एजुकेशनल असिस्टेंट फिक्स किया हुआ है। स्टेट द मैक्सिमम अमाउंट एडमिसेबल फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्टल सब्सिडी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई जो हैं अगर बच्चों को हॉस्टल में पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो रीइंबर्समेंट होता है उनको सब्सिडी के रूप में उनको जो दिया जाता है सरकार से मदद के रूप में, तो वो है 6750 पर मंथ, मतलब 6750 रुपये मैक्सिमम जो है वो एडमिसेबल होगा रिम्बर्समेंट के रूप में हॉस्टल सब्सिडी के लिए। कहता है व्हाट इज द एनुअल सीलिंग फिक्स्ड फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशनल असिस्टेंस फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन। दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए ये लिमिट क्या है, तो 54,000 रुपये है। ठीक है, कहते व्हाट इज द अमाउंट of CE per month reimbursable for दिव्यांग children, differently abled children for government employees। तो ये 4500 पर मंथ बोला जा रहा है। अगर पर इन एनम बोला जाता तो 54,000 हो जाएगा। कहते हैं व्हेन विल बी द रिम्बर्समेंट ऑफ सीई एंड हॉस्टल सब्सिडी विल बी डन। ये जो चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंसेस है या हॉस्टल सब्सिडी जो है कब रिम्बर्स होता है, तो साल में एक बार रिम्बर्स होता है। कहता है कि फॉर अवेलिंग हॉस्टल सब्सिडी व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द रेसिडेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हॉस्टल। मतलब अब ये नहीं कि घर के बगल में मतलब स्कूल है और आप वहाँ का हॉस्टल का बिल लगा रहे हैं, रिम्बर्समेंट पा रहे हैं। मतलब आपके घर से 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए कम से कम हॉस्टल का, स्कूल का, ताकि आप बच्चे को वहाँ रखते हैं ऐसा प्रतीत हो। स्टेट द अपर एज लिमिट फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ चाइल्ड एजुकेशनल असिस्टेंस। तो 22 साल है दिव्यांग वाले केस में। कहता फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग सिचुएशन व्हेन विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट when will be a government servant not be entitled for CE। चिल्ड्रन एजुकेशनल असिस्टेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कब नहीं मिलेगा, तो पीरियड ट्रीटेड एज डाइजनॉन। अगर डाइजनॉन का पीरियड ट्रीट हो रहा है तो उस पीरियड का CEA नहीं मिलेगा। कहता है टू अवेल एजुकेशनल अलाउंसेस फॉर डिसेबल चिल्ड्रन व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस वेयर डिसेबिलिटी इज टेम्पोररी। अगर डिसेबिलिटी किसी बच्चे का टेम्पोररी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है उस वक्त जो है 5 साल तक के लिए ही वैलिड माना जाएगा। कहता है कि फ्रॉम व्हेन द क्लेमिंग ऑफ चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंसेस और हॉस्टल सब्सिडी करेंटली गिवन इफेक्ट टू 1/7/2017 से चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस और हॉस्टल सब्सिडी दिया जाने लगा है।
देखिए दूसरा टॉपिक अपना था इस बुक का, जो कंटेंट से हम लोग देख रहे थे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं हम लोग। कहते हैं पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कंटेनिंग 365 आर्टिकल और 22 शेड्यूल्स, सॉरी 395 आर्टिकल और 12 शेड्यूल्स कंटेन करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहता है हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी व्हिच फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए एक कमेटी बनी थी, उसमें कई सारी कमेटियां थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कहते हैं व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कब एडॉप्ट किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा उसे स्वीकार किया गया। फंडामेंटल राइट्स जो है गिवन, जो दिया गया है गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स, क्या क्या वो डिस्क्राइब करता है? राइट टू फ्रीडम को, राइट टू इक्वलिटी को, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को। तो फंडामेंटल राइट्स हम लोग को समानता का अधिकार, वो बोलने की जो स्वतंत्रता है, आज़ादी है, और फिर उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट अधिकार प्रदान करता है। As of January 2020, there have been dash amendment to the Constitution of India since it was first enacted in 1950। 1950 में जो संविधान लागू किया गया, तो उसके बाद बोला जा रहा है कि जनवरी 20 तक कितना अमेंडमेंट हो गया? तो 104 अमेंडमेंट हो गया था। और अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ए पर्सन विल बी एलिजिबल फॉर इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली इफ ही इज, कहता है ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल होना चाहिए। हैज़ कंप्लीटेड 35 ईयर्स, हैज़ क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपुल। तो देखिए क्या है कि बोला गया कि प्रेसिडेंट के चयन होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो उसकी एलिजिबिलिटी में तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि तीनों होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो, और हाउस ऑफ पीपुल का मेंबर चयन होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य होने का योग्यता रखता हो। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ए चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन डैश अदर जस्टिस। 30 उसका लिमिट रखा गया है कि एक चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट में, और 30 से ज़्यादा अदर जजेस नहीं होंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है अभी के हिसाब से 552 है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। कहता है सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब न्यायपालिका को कार्यपालिका से जो अलग रखा गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट हमको बताता है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसमें इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र या कार्यपालिका का कार्यक्षेत्र के बारे में उनके सेपरेशन जो किया गया है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में किया गया है। इन विच आर्टिकल ऑफ Constitution of India has joint seating of the Lok Sabha and Rajya Sabha been provided। तो आर्टिकल 108 इसमें मतलब ज्वाइंट सीटिंग जो है, ज्वाइंट सेशन लोकसभा और राज्यसभा के आयोजित करने के संबंध में उल्लेख किया गया है। कहता है मनी विल बिल पास्ड लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय राज्यसभा ऑल्सो व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय द अपर हाउस विद इन। मतलब क्या है कि कोई धन विधेयक मनी बिल जो है लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया है और राज्यसभा में हो गया पास होने के बाद, और राज्यसभा में अगर 14 दिन तक कोई एक्शन नहीं होता है तो उसको पास हुआ मान लिया जाता है। अपर हाउस जो है वो राज्यसभा है। मतलब तो वही बोला गया है कि लोकसभा में से अगर कोई मनी बिल पास हो गया
और राज्यसभा में गया है और राज्यसभा में 14 दिन तक अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो भी उसको डीम्ड पास मान लिया जाता है। Who among the following is not appointed by the President of India? वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है, वो चयन किया जाता है। ठीक है। Which one of the following was described by Dr. Ambedkar as heart and soul of the Constitution? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को हार्ट एंड सोल बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा बताई गई है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है कि जैसे 1950 की स्थिति में उस वक्त की जो कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो बनाई गई थी, उनको उन्होंने एक पैमाना सेट किया कि इस तरह की परिस्थितियां बनेगी तो ये कानून उस पर लागू होगा। लेकिन क्या होता है कि आज हम लोग 2024-25 में जी रहे हैं, 25 में हैं, तो अभी की परिस्थितियां और 1950 की कई सारी परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो आईटी सेक्टर या आईटी से संबंधित क्राइम या आईटी से संबंधित और भी विभिन्न सारे बातें 1950 की स्थिति में नहीं थी। तो 1950 की स्थिति में अगर हम कानून बना रहे हैं तो हमारे सोच और अभी आईटी के संबंध में अगर कुछ कानून बना रहे हैं तो अभी की सोच या अभी की जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक दायरे तक सोच पाते हैं, लेकिन जब घटनाएं घटती हैं तब लगता है कि आप रिलेट करते हैं तो लगता है कि ये छूट रहा है। तो वैसी परिस्थिति में आपको संविधान में सुधार करना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है उसी को अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया था। If the Speaker of Lok Sabha intends to vacate his office before the expiry of the term, he send his resignation to Deputy Speaker of Lok Sabha को वो देंगे। अगर लोकसभा का स्पीकर जो है वो अब रिजाइन करना चाहते हैं तो वो किसको देंगे? डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को अपना रेजिग्नेशन देंगे। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। राज्यपाल जो है स्टेट का उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। व्हेन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी, कब डिक्लेयर कर सकता है? आपातकाल की घोषणा कब राष्ट्रपति कर सकते हैं? कहते हैं व्हेन देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी ब्रेकडाउन हो गया है। सिक्योरिटी ऑफ इंडियन इज थ्रेटेंड, मतलब इंडिया का जो नागरिक है, इंडिया के सुरक्षा जो है वो मुश्किल में आ गई है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज इंडेंजर्ड, अगर वो मुश्किल परिस्थिति में आ गया है। तो इन तीनों परिस्थितियों में आपातकाल प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जा सकता है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट रिलेट टू लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से संबंधित कौन सा है? वो 73rd अमेंडमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से संबंधित है। कहता है कि द मंथली सैलरी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ 5 लाख लिखा हुआ है लेकिन 4 लाख होगा। ठीक है, 5 लाख राष्ट्रपति का है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, किस गवर्नमेंट में ये नहीं है? द्विसदनीय बोलते हैं, मतलब विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो जैसे बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। जैसे लोकसभा राज्यसभा केंद्र में होता है, तो कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद का कॉन्सेप्ट है। राजस्थान में ऐसा कॉन्सेप्ट द्विसदनीय सदन का प्रावधान नहीं है। कहता है विच वॉज द लेंथिएस्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट। हु प्रोवाइड ओवर राज्यसभा हु प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के एक तरह से कहते हैं कि नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। मतलब राज्यसभा कोई भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन
enjoins upon the state to provide free and compulsory education for children up to 14 year of the age। तो ये जो है आपका फंडामेंटल राइट्स में शामिल कर दिया गया है कि 14 साल तक की उम्र के बच्चों के पढ़ाई फ्री करने की बात संविधान में। तो विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द सब्जेक्ट लैंग्वेजेस, तो ये कौन सा है? तो 8th शेड्यूल में वो लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नर्स इंजॉय स्पेशल पावर विथ रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, तो असम के मामले में सरकार को स्पेशल पावर मिला हुआ है। व्हेन कैन ए बिल बी रेफर टू पार्लियामेंट्री कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटी के पास कब रेफर किया जाता है कोई भी बिल? तो आफ्टर जनरल डिबेट और डिस्कशन इन द सेकेंड रीडिंग। जनरल डिबेट के पर्पस, आफ्टर जनरल डिबेट जब हो जाता है तो उसके बाद या डिस्कशन इन सेकेंड रीडिंग में पार्लियामेंट्री कमिटी के पास भेजा जा सकता है कोई भी बिल। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, 356 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट। 356 में आप क्या कर सकते हैं? स्टेट में प्रोक्लेम कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल को। In which case did the Supreme Court concede the right of Parliament to amend the Constitution but denied it the right to amend the basic structure of Constitution? तो ये आपका है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस हुआ था जिसमें पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल भावना जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। वो केशवानंद भारती केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया था। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर? गवर्नर का टर्म कितना होता है? 5 years का होता है। कहता है द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? कहता है इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर्ड सो, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो जा रहा है या है। कहते हैं ही इज़ अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट और ही इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इन किसी भी केस में उसका मेंबरशिप जो है लेजिस्लेटिव असेंबली से डिस्क्वालीफाई हो सकता है। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनियन टेरिटरी? यूनियन टेरिटरी से संबंधित कौन है? कौन सा पार्ट? तो 8वां जो भाग है, भाग 8 में यूनियन टेरिटरी के बारे में उल्लेख किया गया है। Which article of Constitution of India deals with dispute relating to water of interstate river? Interstate river में जो dispute होता है उसको डील करने के लिए आर्टिकल 262 में इसका उल्लेख किया गया है। Which part of Constitution deals with the administrative tribunal? Administrative tribunal को डील करने के लिए Constitution के भाग 14A में उल्लेख किया गया है। एवरी पर्सन हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी इंटाइटल टू बी रजिस्टर्ड टू वोट इफ ही इज एवव 18 ईयर्स से अगर एवव है तो वो वोट करने के इंटाइटल्ड हैं। कहते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन कम्युनिटी विल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर 70 years फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। कहते द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी हो सकता है। कहते हैं नेम ऑफ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स द पावर्स टू पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया पार्लियामेंट को जो पावर मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंड करने का वो 368 के माध्यम से मिला हुआ है। कहता है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। कहता है विच, अब इसमें थोड़ा चेंज हुआ है, जम्मू कश्मीर के स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो उसी वजह से ये 8 हो गया है।
कहते हैं विच शेड्यूल्स स्पीक्स अबाउट द ओथ ऑफ एफर्मेशन। तो आपका थर्ड शेड्यूल जो है ओथ ऑफ एफर्मेशन को उल्लेख करता है। कहते हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट अलॉटेड टू ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन काउंसिल ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू फोर्थ शेड्यूल। तो ये आपका आर्टिकल 233 बताता है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है allotted to the all state and union territory in the council of state में। कहते हैं which schedule of constitution of India specifies tribal areas। ट्राइबल एरिया कौन स्पेसिफाई करता है? सिक्स शेड्यूल में स्पेसिफाई है। which language does not form ए पार्ट ऑफ एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए कोंकणी, सिंधी और कश्मीरी है, फ्रेंच नहीं है उसमें। कहता है विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द लिस्ट ऑफ एक्ट एंड रेगुलेशन एज डिफाइंड इन आर्टिकल 31B। तो ये आपका 9th है। कहता है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड 30% सीट इन विलेज पंचायत रिजर्व फॉर वोमेन इन इंडिया। 73 सीट्स जो है वो विलेज पंचायत में वोमेन के लिए, सॉरी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 73rd जो है 73वां संविधान संशोधन में महिलाओं को पंचायत में रिजर्व किया गया, 30% सीट रिजर्व कर दिया गया। कहता है कि व्हेन वाज द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पोजीशन ऑफ जम्मू कश्मीर रिमूव्ड। ये 2019 में स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो जम्मू और कश्मीर को मिला हुआ था वो रिमूव कर दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेम्स आवर कंट्री एज, उसमें क्या नाम उल्लेखित किया गया? इंडिया, दैट इज भारत। कहते हैं ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइनिंग पावर ऑफ स्टेट एंड ड्यूटी एंड राइट ऑफ द सिटीजन। मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है जो स्टेट का पावर, ड्यूटी और राइट ऑफ सिटीजन्स। कहते हैं व्हेन वाज मद्रास स्टेट रीनेम्ड एज तमिलनाडु। मद्रास स्टेट को कब रीनेम किया गया तमिलनाडु के रूप में? 1969 ईस्वी में। द फर्स्ट स्टेट टू बिकम बाइफर्केटेड फ्रॉम आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज बॉम्बे। बॉम्बे जो है पहला स्टेट है जो बाइफर्केट किया गया इंडिपेंडेंट के बाद। द सीक्वेंस इन विच द गिवन टर्म्स आर मेंशन इन प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसका जो सीक्वेंस है वो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये ऑर्डर है। ये ऑर्डर में आप देख लेंगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। कहते हैं मैटर ऑन विच पंचायत हैव पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर लिस्टेड इन। ये आपका 11th शेड्यूल में इसका पंचायत के पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उल्लेख किया गया है। द मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल, ये 368 में उल्लेख किया गया है जो कैसे अमेंडमेंट करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कहते हैं विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 में डिस्क्राइब किया गया है। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। ह्यूमन राइट कमीशन का फंक्शन क्या है इंडिया का? ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया का टू मेक लॉ एंड इम्प्लीमेंट treaties, to create awareness among people and human rights, to investigate violation of human rights and to promote act for taking such measure। तो ये सभी मेजर्स जो है वो उनके द्वारा लिए जाने का उनका फंक्शन में शामिल है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइंस पंचायती राज। 243 आर्टिकल जो है वो पंचायती राज को डिफाइन करता है। विच आर्टिकल डिफाइन मनी बिल। मनी बिल को डिफाइन कौन सा आर्टिकल करता है? 110 110 जो आर्टिकल है वो मनी बिल को डिफाइन करता है। ए म्युनिसिपल काउंसिल इज सिचुएटेड इन विच एरिया।
स्मॉलर अर्बन एरिया जो है वहाँ नगर परिषद होता है, जिसको म्यूनिसिपल काउंसिल कहते हैं, तो वहाँ रहता है स्मॉलर अर्बन एरिया में। कहते हैं इन द concurrent list of subject what is the last item numbered as। concurrent list of the subject जो है उसमें लास्ट आइटम नंबर जो है वो 47 है। constitutionally who has the power to make a law on the subject mentioned in union list, वो पार्लियामेंट है। हु हैज़ द पावर, पार्लियामेंट को पावर है लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन यूनियन लिस्ट में, मतलब कैन संघ सूची बोलते हैं, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होता है। मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और दोनों का ज्वाइंट वाला होता है। तो जैसे अगर बात हम करें तो पार्लियामेंट केंद्रीय संघ सूची जो रहेगा यूनियन लिस्ट पे कानून बनाएगा, ठीक है। इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अपर हाउस को क्या नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। Within what period the parliament has to approve financial emergency declared by the president? किसमें कर सकता है? 2 मंथ के लिए कर सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है पार्लियामेंट हैज़ टू अप्रूव फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट विदिन 2 मंथ्स। 2 महीने के अंदर आपको संसद में उसकी स्वीकृति देनी होगी। On whose recommendation election commissioner or regional election commission shall be removed from the office? इलेक्शन कमीशन की किसके रिकमेंडेशन पे उसको हटाया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से। अंडर विच आर्टिकल सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा आर मेंशन्ड। 97 आर्टिकल में उनके सैलरी उसके बारे में उल्लेख किया गया है। कहता है कि व्हेन डज द प्रेसिडेंट गिव हिज असिस्ट टू ए बिल? कहता है व्हेन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा पास द बिल, अगर दोनों पास कर देता है तो उस पर राष्ट्रपति का स्वीकृति होना है। लोकसभा हैज़ द सुपरमेसी इन विच मैटर? तो फाइनेंशियल बिल जो होगा, फाइनेंशियल बिल के मामले में लोकसभा को सुपरमेसी मिला हुआ है कि अगर उसने पास कर दिया है और राज्यसभा अगर 14 दिन तक नहीं भी पास करती है, होल्ड रहता है, तो भी वो डीम्ड पास माना जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन इज एम्फेसाइज इन विच आर्टिकल? माइनॉरिटीज़ जो है उसका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किस में एम्फेसाइज किया गया है? 29 में, आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 32 स्पीक्स क्या करता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो आर्टिकल 32 बताता है। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वाज इंसर्टेड इन द प्रेम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को ऐड किया गया है, ठीक है। कहते हु एडमिनिस्ट्रेटर्स ओथ द गवर्नर ऑफ द स्टेट? तो प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट जो है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। और नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहता है कि व्हाट इज द एज ऑफ कंटेस्टिंग इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा? 25 के में आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हु इज द चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर जो होता है लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव, विधानसभा का नेता जो होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। हु इज द व्हाट इज द हेड ऑफ ए कॉरपोरेशन नॉन एज? निगम का जो हेड होता है उसे मेयर कहते हैं। मेयर कहते हैं, जैसे नगर निगम होता है तो नगर निगम के जो चीफ होते हैं वो मेयर कहलाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 इज प्रेजेंटेड इन द फर्स्ट अपेंडिक्स में उसको प्रेजेंट किया गया था। कहता है कि विच आर्टिकल एस्पेक्ट्स
अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। 154 आर्टिकल जो है वो कार्यकारी शक्तियाँ राज्य का बताता है। स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली लिस्टेड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 239 में, आर्टिकल 239A में दिल्ली के स्पेशल जो स्टेटस है या स्पेशल प्रोविज़न दिल्ली के बारे में जो है वो लिखा हुआ है। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया डज नॉट इंक्लूड ओडिशा। ओडिशा में वो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज डज नॉट इंक्लूड जो है उसमें शामिल है। कहता है व्हेन ए बिल इज रिटर्न टू द हाउस ऑफ द स्टेट दे मस्ट रिकंसिडर इट अकॉर्डिंगली विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 अगर रिटर्न हो गया है तो वो रिकंसिडर किया जा सकता है विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ में। What is the complete age to qualify of appointment as a governor? Completed age तो 35 ईयर्स कम से कम होना चाहिए गवर्नर को अपॉइंट होने के लिए उनका एज। कहता है विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न। तो आपका ये 21 जो है पार्ट जो है वो आपका बताता है स्पेशल प्रोविज़न। तो विच आर्टिकल गिव्स प्रोविजन रिलेटिंग टू कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स। तो स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए 263 आर्टिकल बताता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेजिस्लेटर डज नॉट हैव 2 हाउस। तो तमिलनाडु 2 हाउस तमिलनाडु में नहीं है। कर्नाटका, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में है। मतलब वही द्विसदनीय की बात हो रही थी, विधानसभा और विधान परिषद की बात हो रही थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन जून 51 में 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पहली बार संशोधन हुआ था। राइट टू फ्रीडम गारंटीज जो है, राइट टू फ्रीडम गारंटी आपका 7 राइट्स में आता है। कहता है कि विच शेड्यूल डील्स विथ एंटी डिफेक्शन एक्ट। एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है वो 10th शेड्यूल में है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट। 22 पार्ट में 22 भाग में डिवाइड किया गया है। 395 अनुच्छेद और 22 भाग में। द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट वाज फंडामेंटल ड्यूटी एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ये सबसे बड़ा संशोधन भी था और इसमें ही जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटी को। उससे पहले फंडामेंटल राइट की बात होती थी, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी 42nd में जोड़ा गया है। द बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज जीएसटी इंट्रोड्यूस। 101 अमेंडमेंट जो हुआ था 101वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। द बिफोर 61th Amendment Act 1989, what was the age of Indian citizen to eligible the vote in election? 21। पहले मतलब 21 साल की आयु होने के बाद ही आप वोट देने के हकदार होते थे, लेकिन 1989 मतलब 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उस एज वोटिंग करने का राइट जो है 21 से कम करके 18 कर दिया गया। कहता है हु इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया। दोज हु वाज बॉर्न इन इंडिया, दोज हु हैव ए परमानेंट होम इन इंडिया, दोज हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब तो ये ऑल ऑफ द एबव कंडीशन में वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हैं। कहता है विच फंडामेंटल राइट विल फॉलोइंग सिचुएशन वायलेट। कहता है सिचुएशन, कहता है इफ़ ए 13-year-old चाइल्ड इज वर्किंग इन ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स। मतलब कारपेट बनाने वाली कंपनी में एक 13 साल से कम उम्र के बच्चे काम कर रहे हैं, तो वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण का अधिकार जो है वो इसमें फिट बैठेगा। कहता है विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है डबल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारतीय कानून में, भारतीय संविधान में नहीं है। कहता है हु इज़ द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। तो टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू डेवलप एग्रीकल्चर, टू मेंटेन सैनिटेशन।
तो ये सभी बातें ग्राम पंचायत के फंक्शन में शामिल होता है। कहता है विच इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एसेंशियल पार्ट जो है कैबिनेट है, पार्लियामेंट है और सुप्रीम कोर्ट है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है मतलब एसेंशियल पार्ट में नहीं है। कहते हैं हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स इन इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कमांडर बोला जाता है आर्म फोर्स इन इंडिया के। द फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज इंटरप्रेट लॉ। उसका फंक्शन क्या है जुडिशरी का, जो लॉ है उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। इन डेमोक्रेसी ऑल पीपुल आर इक्वल पॉलिटिकली। राजनीतिक रूप से डेमोक्रेसी में सभी पीपुल समान है क्योंकि सबको वोटिंग का राइट एक है। कि मतलब जो चाहे वो कोई अमीर व्यक्ति हो वो भी एक वोट डाल सकता है, गरीब व्यक्ति हो एक वोट डाल सकता है। तो ऑल पीपुल आर इक्वल पॉलिटिकली। व्हाट इज़ द राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मतलब राइट टू फ्रीडम क्या है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार, अपनी व्यक्त करने का, व्यक्ति को व्यक्त करने का अधिकार। असेंबल पीसफुली, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू फॉर एसोसिएशन एंड यूनियंस। तो ये सभी जो है वो राइट टू फ्रीडम में आपका आता है। तो व्हाट डज आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 17 में क्या बोला जाता है, अनटचेबिलिटी इज एबोलिस्ड, मतलब अछूत को हटाना है, मिटाना है। द अछूत वाले जो प्रैक्टिस है, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज फॉरबिडन, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस। तो ये सभी ये तीनों जो है आपका मतलब आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी के बारे में बोला जाता है कि उस तरह की कोई बात नहीं होती है, हर एक आदमी समान है। कोई भी अगर कार्य कर रहा है तो उसको ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि उसको टच नहीं किया जा सकता है, वो छू दिया तो उसमें प्रॉब्लम हो गया। तो अनटचेबिलिटी जो है उसको एबॉलिश करना है, मिटाना करना है, वो ख़त्म हो गई बात। और अगर उसको प्रैक्टिस में लाया जाता है तो वो एक अपराध भी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज डिक्लेयर्ड एज ए स्टेट बाय ए लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तेलंगाना सबसे आखिरी में जो स्टेट बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो तेलंगाना है। तो आज के लिए इतना ही। तो इस तरह से हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये चिल्ड्रंस एजुकेशन असिस्टेंस और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये आज हमने कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम उसके बाद का कोशिश करेंगे। आप लोगों से अनुरोध यही है कि आप अगर इसको वीडियो में देख सकते हैं तो आपको अगर आवश्यकता हो तो स्पीड करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप जब रिलैक्स वाले कंडीशन में हैं तो सुन सकते हैं। आपका सुनने से भी आपका काम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए MCQs के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।